नमस्कार, आप देख रहे हैं इमर्जिंग टाइटन्स ऑफ स्टॉक मार्केट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। कंटेंट पसंद आए तो लाइक भी जरूर करें। नमस्ते। आज हम पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। हाल में कंपनी की कमाई कॉल हुई, निवेशक प्रस्तुति आई और मैनेजमेंट के इंटरव्यूज भी हुए हैं, तो कुछ जानकारी है हमारे पास। हाँ, और जरूरत भी है क्योंकि इस स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में भारी गिरावट देखी गई है। बिल्कुल, शुक्रवार को करीब 23% गिरा और कल मतलब सोमवार 11 अगस्त को फिर 15-18% नीचे 506 रुपए पर बंद हुआ। तो बहुत से निवेशक सोच रहे होंगे कि भाई अब क्या करें, ये गिरावट खरीदने का मौका है या अभी दूर रहना चाहिए। सही सवाल है। तो चलिए, जो भी जानकारी इन स्रोतों से मिली है उसे समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, हमारा मकसद यहाँ कोई सीधी सलाह देना नहीं है, बल्कि तथ्यों और मैनेजमेंट की बातों के आधार पर एक तस्वीर पेश करना है ताकि निवेशकों को समझने में आसानी हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल से। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट क्या करती है? देखिए, ये मूल रूप से एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज यानी ईएमएस कंपनी है। साथ में प्लास्टिक मोल्डिंग भी इनका बड़ा काम है। अच्छा, और प्रोडक्ट्स? मेन प्रोडक्ट्स हैं रूम एसी, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, एलईडी टीवी। ये बड़े कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड्स के लिए एंड टू एंड, मतलब शुरू से आखिर तक सब बना कर देते हैं। और रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा कहाँ से आता है? सबसे ज्यादा रेवेन्यू इनके प्रोडक्ट सेगमेंट से आता है, खासकर रूम एसी और वॉशिंग मशीन से। करीब 67% तो सिर्फ एसी वाले बिजनेस से ही आता है। ओके, तो एसी सेगमेंट इनके लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और यहीं पर हालिया नतीजों में थोड़ी गड़बड़ हुई है। हाँ, उन पर आते हैं। Q1 FY26 यानी अप्रैल जून 2025 तिमाही के नतीजे कैसे रहे? देखिए, रेवेन्यू तो साल दर साल करीब 14% बढ़कर 1504 करोड़ रुपए हुआ, जो सुनने में ठीक लगता है। लेकिन जो ईबीटा है वो सिर्फ 3.6% बढ़ा, और ईबीटा मार्जिन वो 90 बेसिस पॉइंट यानी करीब 0.9% घटकर 9.3% रह गया। कुछ रिपोर्ट्स में तो 8.1% भी बताया गया है। ओह, और नेट प्रॉफिट? वो तो और गिरा, करीब 21% घटकर 67 करोड़ रुपए रह गया। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो पिछले साल 6.4% था, वो अब सिर्फ 4.4% बचा। था? हाँ, मुख्य वजह एसी सेगमेंट में उम्मीद से बहुत कमजोर मांग रही। गर्मी उस तरह की पड़ी नहीं जैसे उम्मीद थी, और प्री मानसून बारिश भी जल्दी आ गई। तो मतलब मैनेजमेंट तैयार बैठा था कि बहुत एसी बिकेंगे, पर मौसम ने खेल बिगाड़ दिया। कुछ ऐसा ही। इंडस्ट्री के वॉल्यूम ही करीब 35-40% गिरे हैं, ऐसा वोल्टस का भी कहना है। और पीजीएल का एसी ग्रोथ कैसा रहा? उनका ग्रोथ 15% रहा, जो इंडस्ट्री एवरेज से तो बेहतर है, लेकिन उनके अपने कॉम्पिटिटर एम्बर एंटरप्राइजेस से कम रहा। एम्बर 33% बढ़ गया। अच्छा, और इस कमजोर मांग का असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि चैनल में इन्वेंट्री बहुत बढ़ गई, मतलब दुकानों और डिस्ट्रीब्यूटरों के पास माल जमा हो गया, सामान्य से लगभग 2 गुना। ओह। हाँ, और इस फंसी हुई इन्वेंट्री को निकालने के लिए वेंडर्स को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा, जिससे लागत बढ़ी, वर्किंग कैपिटल पर दबाव आया, फाइनेंस कॉस्ट बढ़ गई। ये सब मिलकर प्रॉफिट पर असर डाल गया। मांग भी अच्छी थी और नए क्लाइंट्स भी जुड़े। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन का गाइडेंस भी घटाया है, 43% से 29% कर दिया। मैनेजमेंट का क्या कहना है आगे के लिए, खासकर एसी सेगमेंट का? मैनेजमेंट मान रहा है कि Q2 और Q3, मतलब अगली 2 तिमाहियां एसी के लिए कमजोर ही रहेंगी। उम्मीद है कि नवंबर 2025 के आसपास त्योहारी सीजन में मांग कुछ सुधरेगी। ठीक है, अब जरा कंपटीशन को देखते हैं। एम्बर का तो आपने बताया कि अच्छा किया, बाकियों का क्या हाल रहा? हाँ, एम्बर ने कॉमर्शियल एसी और नए क्लाइंट्स के दम पर 33% ग्रोथ दिखाई, लेकिन बाकी ज्यादातर की हालत पतली थी। ईपैक ड्यूरेबल्स का आरएसी सेगमेंट 34% गिरा। वोल्टास का एसी सेगमेंट 25% घटा, मार्केट शेयर भी गिरा। हेवल्स का लॉयड ब्रांड तो 34% घटा और लॉस में चला गया। ब्लू स्टार का एसी बिजनेस भी 13% गिरा। तो मतलब पीजीएल का प्रदर्शन इंडस्ट्री के मुकाबले मिला जुला रहा। एम्बर से पीछे पर कईयों से बेहतर रेवेन्यू ग्रोथ, लेकिन प्रॉफिट पर असर आ गया। सही। अब आते हैं मैनेजमेंट की क्वालिटी और स्ट्रेटेजी पर। हाँ, ये जरूरी है। कंपनी ने हाल में QIP से पैसा भी उठाया था। हाँ, करीब 1500 करोड़ रुपए। इसका इस्तेमाल वो कैपेसिटी बढ़ाने और नए प्रोडक्ट्स लाने में कर रहे हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड मतलब इस तिमाही से पहले तक अच्छा रहा है, अक्सर गाइडेंस से बेहतर ही करते थे। लेकिन इस बार चूक गए। हाँ, इस बार Q1 में हालात का सही अंदाजा लगाने में उनसे चूक हुई। और एक और बात जो निवेशकों को खटक रही है, प्रमोटर ने मई 2024 में, मतलब रिजल्ट आने से ठीक पहले, ब्लॉक डील में अपनी हिस्सेदारी कम की थी।
49.37% से घटाकर 43.72%। इसकी टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल। मैनेजमेंट का कहना है कि उस ब्लॉक डील का बिजनेस आउटलुक से कोई लेना देना नहीं था। मई तक तो वो पूरी क्षमता से उत्पादन कर रहे थे। मांग में गिरावट तो अचानक जून में आई। वो कंपनी के लॉन्ग टर्म भविष्य को लेकर अभी भी पॉजिटिव हैं। अच्छा, और वो कंप्रेसर जेवी वाला प्रोजेक्ट, उसका क्या हुआ? उसमें और देरी हो गई है। चीनी पार्टनर से अप्रूवल अभी भी पेंडिंग है। अब उम्मीद है कि वो FY27 में चालू हो पाएगा। पहले FY26 की उम्मीद थी। ये भी एक चिंता की बात है। तो कुल मिला के मुख्य जोखिम क्या-क्या दिख रहे हैं अभी? सबसे बड़ा जोखिम तो वही हाई चैनल इन्वेंट्री है, सामान्य से करीब दोगुनी। इसको नॉर्मल होने में अक्टूबर-नवंबर लग सकता है। और इसका मतलब है कि शायद डिस्काउंट देना पड़े, मार्जिन और गिरेगा? बिल्कुल, मार्जिन पर दबाव बना रहेगा। ऑपरेटिंग डीलिवरेज, फाइनेंस कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट का दबाव, ये सब है। फिर कमजोर मांग तो है ही, खासकर एसी में। गाइडेंस में भारी कटौती भी एक रिस्क है। हाँ, वो भी है। और प्रमोटर होल्डिंग का कम होना निवेशकों के भरोसे पर असर डालता है। और कंप्रेसर प्रोजेक्ट की देरी, ये सब मुख्य जोखिम है। ठीक है, लेकिन क्या कुछ अवसर या ग्रोथ ड्राइवर्स भी दिख रहे हैं? हाँ, अवसर भी हैं। भारत में एसी की पैठ अभी भी बहुत कम है। ये एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म अवसर है। सही बात है। कंपनी अपनी क्षमता बढ़ा रही है, नए प्रोडक्ट्स ला रही है। मैनेजमेंट का मानना है कि ये मांग रुकी है, खत्म नहीं हुई। डिमांड डिलेड, नॉट डिस्ट्रॉयड, ऐसा वो कह रहे हैं। उन्हें अगले फेस्टिव सीजन और फिर अगले समर सीजन से काफी उम्मीदें हैं। हाँ, और उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी पॉजिटिव गिना जा सकता है। QIP से पैसा जुटाना और कैपेक्स प्लान भी पॉजिटिव हैं। भविष्य के लिए संशोधित गाइडेंस क्या है, अब वो बताएं जरा। गाइडेंस में भारी कटौती है। पूरे साल FY26 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान जो पहले 30% था, उसे घटाकर 17-19% कर दिया है। ओह, प्रोडक्ट डिवीजन यानी एसी वगैरह का ग्रोथ अनुमान 35% से घटाकर 17-21%, और नेट प्रॉफिट ग्रोथ का अनुमान तो 39% से घटाकर सिर्फ 3-7% कर दिया है। सिर्फ 3 से 7%? हाँ, पहले 39% का टारगेट था। हाँ, पहले करीब 450 करोड़ का प्रॉफिट टारगेट था। अब वो घटकर 310 करोड़ के आसपास आ गया है। ईबिडा मार्जिन में भी 125 से 150 बेसिस पॉइंट्स की कमी की आशंका जताई है। क्या मैनेजमेंट को भरोसा है कि ये संशोधित गाइडेंस वो हासिल कर लेंगे? हाँ, मैनेजमेंट का कहना है कि उन्हें इस संशोधित गाइडेंस को हासिल करने का पूरा भरोसा है और इसमें और गिरावट का जोखिम फिलहाल नहीं दिखता। अक्टूबर-नवंबर तक इन्वेंट्री नॉर्मल होने की उम्मीद है। शेयरधारकों के लिए कुछ है, जैसे बायबैक वगैरह? मैनेजमेंट ने फिलहाल किसी भी शेयर बायबैक प्लान से इनकार किया है। उनका कहना है कि अभी कैपेक्स यानी क्षमता विस्तार उनकी प्राथमिकता है। और प्रोमोटर होल्डिंग पे? उनका कहना है कि मौजूदा 43.72% हिस्सेदारी कम नहीं है और वो बिजनेस के प्रति पूरी तरह कमिटेड हैं। ब्लॉक डील की शर्तों के कारण वो 6 महीने तक शेयर खरीद नहीं सकते, लेकिन बाद में मौका देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम रेड फ्लैग्स और पॉजिटिव सिग्नल्स देखें तो क्या है? रेड फ्लैग्स तो साफ हैं। गाइडेंस में अचानक भारी कटौती, कमजोर तिमाही से ठीक पहले प्रमोटर का हिस्सा बेचना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में चूक, कंप्रेसर प्रोजेक्ट में लगातार देरी। और पॉजिटिव? पॉजिटिव में है मैनेजमेंट का लॉन्ग टर्म विजन पर भरोसा, पिछली तिमाहियों का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड, भारत में एसी इंडस्ट्री की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी और कैपेक्स प्लान के लिए QIP से फंड जुटाना। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए निवेशकों के लिए क्या निष्कर्ष निकलता है? क्या ये गिरावट खरीदारी का मौका है? देखिए, शॉर्ट टर्म यानी अगले 6 महीने तो चुनौतीपूर्ण लग रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। हाई इन्वेंट्री, मार्जिन पर दबाव, कमजोर मांग, ये सब चिंताएं वास्तविक हैं। हाँ, गाइडेंस बहुत ज्यादा घटा दिया गया है और स्टॉक का वैल्यूएशन गिरने के बाद भी करीब 52 के PE पर है। ये ऐतिहासिक रूप से कोई बहुत सस्ता नहीं कहा जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी को लेकर, खासकर भारत में एसी की कम पैठ को देखते हुए काफी आश्वस्त हैं। उनकी विस्तार योजनाएं भी हैं। तो मतलब फैसला निवेशक की अपनी समझ पर निर्भर करेगा। बिल्कुल, निवेशकों को अगले कुछ तिमाहियों में इन्वेंट्री लेवल कैसे कम होते हैं, मार्जिन कैसे सुधरते हैं और मांग वापस आती है या नहीं, इस पर बहुत बारीकी से नजर रखनी होगी। ये गिरावट एक मौका है या नहीं, ये हर निवेशक को अपनी जोखिम लेने की क्षमता, कितने समय के लिए निवेश करना है और उनके पोर्टफोलियो के हिसाब से तय करना होगा। सही कहा। और एक बड़ा सवाल सोचने के लिए भी है कि क्या ये सिर्फ एक मौसम की मार है, एक अस्थायी झटका है, या फिर ये कंपनी की रणनीति या उसके अमल में किसी गहरी समस्या का संकेत है। ये पता चलने में शायद कुछ और तिमाहियां लगेंगी। हाँ, आने वाले समय में तस्वीर और साफ होगी। तो ये थी PG इलेक्ट्रोप्लास्ट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर हमारी आज की चर्चा।
उम्मीद है इससे मौजूदा स्थिति को समझने में कुछ मदद मिली होगी। बिल्कुल। याद रखें, कोई भी निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें और अपनी वित्तीय स्थिति का आकलन करें। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय के साथ। धन्यवाद।